चलिए जी बेटा लोग, क्लास को करते हैं शुरू। एसओएलई में मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अभी तक हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे क्या पढ़ के रखा है बेटा लोग? हमने पढ़ के रखा है सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मैं बहुत ज्यादा नोट्स के फॉर्म में नहीं लिखवाने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसा चार्ट बना करके दूंगा कि आप इमेजिन करोगे और आंसर लाओगे। सिर्फ इतना ही आपको करना है कि सोचना है और आंसर रटना नहीं है। अगर गलती से आपने चार्ट रटने की कोशिश की तो बेटा आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम चांस है कि आप एग्जाम प्रेशर में भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान होता है। और आप आज में जो कराऊंगा ना बेटा, सिर्फ इसी साल में आए हुए कॉन्सेप्ट को कराने वाला हूं। सिर्फ 2023 में देखो आप कि सर डिटरमिनेंट में एक ही टाइप के क्वेश्चंस कितने बार पूछे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो चलिए, मैंने वन वेरिएबल पढ़ा दिया है। अगर जल्दी से रिकैप करना चाहें तो फटाफट सारे बच्चे नोट्स अपने पास रखेंगे। और देखिए बेटा, कहानी की शुरुआत हुई थी कि सर अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, लेट्स से कि लीनियर इक्वेशन है सर x इक्वल टू बी। मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी सोच सकता हूं, x इक्वल टू बी बाई ए। अब यहां से दो चीजें होती हैं सर, या तो a 0 होगा या तो a 0 नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि अगर a 0 हो गया तो आप इस चीज को ना सोचे। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 है तो यू कैन नॉट से आइसोलेट a ऑन द राइट हैंड साइड। आप a को अलग नहीं कर सकते हो, राइट हैंड साइड में भेज नहीं सकते हो। तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन के ऊपर सोचना पड़ेगा कि सर ax इक्वल टू बी मुझे सोचना है अब। और जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि सर a 0 नहीं है, अगर a 0 नहीं है तो बेटा बिंदास आप इसको सोचिए, कोई गलत आपको नहीं करने वाला है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी बाई ए। तो दोनों ही केस में मैं दो तरीका से सोच रहा हूं। अब देखो हमने और क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाला था सर। हमने देखा कि सर जैसे ही a 0 हुआ तो b चिल्ला करके बोल रहा है भैया हम भी तो 0 हो सकते हैं और हम भी 0 नहीं हो सकते। तो b ने भी अपना रोल दिखाना शुरू किया। b 0 हो सकता है या तो b 0 नहीं हो सकता है। अगर b 0 हो गया तो बेटा a 0 था, a 0 था तो इक्वेशन बना था 0 इंटू एक्स इक्वल टू बी, और b भी 0 है तो आपने लिखा सर 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। आप x का जो मर्जी रख दो वैल्यू, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होने वाला है। हमेशा इक्वल का मतलब सर ये तो ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो सर ये सत्य है। अगर ये बोला था ना कि ऑलवेज ट्रू मतलब वो रियल हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि x हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो एक बात ध्यान दो बेटा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस वो होता है जिसमें इमेजिन बस ये करना है सर मुझे x इक्वल टू बी में a को भी 0 करना है, b को भी 0 करना है। क्योंकि ये सेम चीज आपको 3 वेरिएबल में घूम करके आने वाला है, जिसमें आएगा dx इज इक्वल टू d1, dx इज इक्वल टू d1, d2, d3, कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 करना है, राइट हैंड साइड में भी 0 करना है, तब मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। अच्छा, b अगर 0 नहीं हुआ तो सर क्या हो जाता है बेटा? b 0 नहीं हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 इंटू एक्स, एंड b 0 नहीं है, बाकी कुछ भी है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग बट नॉट 0। तो सर ये तो कभी सत्य ही नहीं होगा ना। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0, राइट हैंड साइड सर कुछ भी है 0 नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या लिखे थे सर? x हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब आपको याद करना पड़ेगा सर नो सॉल्यूशन का केस वो होता है कि मेरा a 0 हो जाए लेकिन राइट हैंड साइड वाला पार्टी 0 ना हो, 0 ना हो, तब मेरे पास नो सॉल्यूशंस का केस अराइज होता है। अब a 0 नहीं हुआ तो क्या होता है सर? अगर a 0 नहीं हुआ तो उस पर बात करते हैं। अगर a 0 नहीं है तो भी b चिल्ला करके बोलेगा देखो भैया हम भी दो रोल कर सकते हैं, या तो मैं 0 होऊंगा नहीं तो मैं 0 नहीं होऊंगा। अगर b 0 हुआ और a भी 0 था तो बेटा x का वैल्यू आ रहा है b 0 और a भी 0, b 0 a भी 0, सॉरी a 0 नहीं है, a नॉट 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग, मैं नॉट 0 को एनीथिंग लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एनी है, 0 बाई एनीथिंग इट इज ऑलवेज 0। आप एक जगह पे कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 माइनस में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर।
लेकिन x हमेशा 0 आएगा। तो हमने क्या देखा कि सर ये सॉल्यूशन तो दे रहा है लेकिन ये 0 दे रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था बेटा लोग, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, यूनिक होगा और 0 होगा। और इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे समझे थे कि लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगा सर। अच्छा, बी नॉट इक्वल टू 0 में क्या केस बन रहा था, बी नॉट इक्वल टू 0 में केस बन रहा है बेटा कि x इज इक्वल टू एनीथिंग डिवाइड बाई एनीथिंग। सर ये एनीथिंग बेटा, एनीथिंग डिवाइड बाई एनीथिंग, इसका मतलब सर कोई नंबर होगा, 0 तो है ही नहीं तो कुछ नंबर होगा, ऊपर भी कुछ नंबर नीचे भी कुछ नंबर, डिवाइड करोगे तो कुछ नंबर मिलेगा। तो सर x इज, मैं बोल सकता हूँ ना, नंबर तो एक ही मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आप 2/4 कर देते तो 1/2 मिलता है, 1/3 मिलता है, 1/4 मिलता है। बेटा मिलेगा तो 1/2 ही ना, सॉल्यूशन तो आपको एक ही मिलने वाला है। हाँ जी सर, एक ही मिलने वाला है, लेकिन क्योंकि वो 0 नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल नहीं है। और अगर ट्रिवियल नहीं है तो हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? सो इसको क्या बोलेंगे बेटा लोग, नॉन ट्रिवियल। अब ना याद कैसे करना है सोचिए, अगर क्वेश्चन आया कि बताओ बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट सोचना कि सर लेफ्ट हैंड साइड वाला भी 0 करना है, ए को भी 0 करना है और बी को भी 0 करना है। जस्ट थिंक x इक्वल टू बी, आपको दिमाग में x इक्वल टू बी रखना है, क्योंकि ये आगे चल के 3 वेरिएबल में काम आने वाला है। x हैज नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा सर, कि मुझे a को 0 करना है बट b को 0 नहीं करना है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b 0 हो जाए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा सर, दोनों में से कोई 0 ना हो। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ा था। लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा देखो, ये जैसे भी लिखा है इसको छोड़ दो, जैसे भी लिखा आप छोड़ दो, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। याद करो कब कराया था, जब मैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क समझा रहा था, तो एग्जैक्टली ये सेम चीज आया था, तो मैंने इसको डिजाइन में बंद करके लिखा था। याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो बेटा लेक्चर रिवाइज कीजिए, थोड़ा बड़े बच्चे बनो, छोटे बच्चे जैसे दिक्कत ना करें आप लोग कि पढ़ा दे रहा हूं आप भूल जा रहे हो, करके नहीं आ रहे हो, आपकी गलती है। चलिए जी, अब मैं बात करता हूं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। सो सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप बोल रहे हो, तो पहले दो इक्वेशन लिखो, तो लीजिए, लिख लीजिए। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहां से कितने बच्चे मुझे स्लोप इसके बता सकते हैं? स्लोप्स बताइए। पहले वाले का स्लोप क्या? -a1/b1। वेरी गुड, -a1/b1। और दूसरे का -a2/b2। जो बच्चे नहीं जानते हैं पहले तो खुद के ऊपर आप शर्म कीजिए, नहीं जानते हो, इतना छोटी चीज है और आप जेई का तैयारी कर रहे हो बेटा, बहुत बुरी बात है, मैं बार बार बोलता हूं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। इन सारी चीजों को याद रखिए, नहीं तो एक दिन एग्जाम में बैठकर ना आप खुद को ऊपर शर्म करोगे, सच्ची बता रहा हूं, शर्मिंदा हो जाओगे कि सर ये आसान सवाल पूछा और मैंने जवाब नहीं दे पाया। सच बता रहा हूं आपको, इससे बढ़िया कि आज ही शर्म करके आज ही याद कर लो। खुद के ऊपर शर्मिंदा होना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सही टाइम पे शर्मिंदा होगी। तो ये हो गया बेटा स्लोप, a1/b1 और a2/b2 माइनस है, ठीक है। सर दो लाइंस के बारे में आप बात कर रहे हो, तो दो लाइंस तो सर फोटो कुछ उनका ऐसा ही बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। दो लाइन सर या तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो पैरेलल निकल सकते हैं, नहीं तो ओवरलैप कर सकते हैं सर। लाइंस का फोटो तो सर यही आ सकता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं बेटा कि अगर इनके स्लोप्स इक्वल हो गए, स्लोप्स इक्वल होने का मतलब होता है कि अगर लाइंस पैरेलल हो गए, तो अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो बेटा सॉल्यूशन कितने आएंगे? नो सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन तो तब आएगा ना जब लाइन लाइन को कट करे, नहीं तो लाइन लाइन को टच करे। ये भाई साहब लोग तो वो उधर निकल गया, वो उधर निकल गया, सर कहीं पे टच और कट की बात ही नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाला केस अराइज कब होगा? जब इनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे बेटा लोग? इक्वल हो जाएंगे, m1 और m2 बराबर हो जाए। और m1 m2 बराबर होने का मतलब क्या होता है सर? माइनस ऑफ a1/b1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2/b2। दुनिया वाले इसको खूबसूरती से लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 अगर सेम हो गया तो नो सॉल्यूशन।
सर दूसरा क्या है, दूसरा समझते हैं बेटा लोग। दूसरा है कि अगर लाइन ने लाइन को कट किया, लाइन ने लाइन को कट किया, कट करने का मतलब सर लाइन ने लाइन को कट करेगा कब, जब लाइन लाइन के पैरेलल नहीं होगा। सिंपल सा चीज है कि सर अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो सर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ही। तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, दिस इंप्लाइज कि सर एक बार कट किया इसलिए वन सॉल्यूशन, और अगर लाइन ने कट किया तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे, दैट मींस M1 और M2 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब सर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगे। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि सर लाइंस अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उनका केस क्या बनता है। लीजिए बेटा वो भी समझ लीजिए, अगर लाइन लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गया तो केस आपका क्या बनता है। ये देखो, लाइन लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सर ओवरलैप कर गया इसका मतलब सर पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन सेम होगा। हाँ जी, पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन सेम होगा। इसके लिए क्या लिखते हैं सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और लिखा जाता है कि A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों ही बराबर है। अगर तीनों बराबर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दो बराबर नो सॉल्यूशन, दोनों नहीं बराबर वन सॉल्यूशन। सीधी बात, नो बकवास। ये क्रैमर्स रूल है जो आप लोग जानते हो, तो मैं इसके बारे में नहीं समझा रहा हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो मैं ऊपर समझाया उसी को चार्ट में लिखाया गया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात करते हैं, जो पहले भी बता चुका हूं कि बेटा अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो या तो यूनिक होगा नहीं तो इनफाइनाइट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस है सर। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। तो जिस दिन मैंने इस इक्वेशन में C1 और C2 को जीरो बनाया, C1 और C2 को जीरो बनाया, उसको बोला जाता है होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को जीरो बनाने से होमोजेनियस नहीं होता है, इनके डिग्री भी सेम होने चाहिए। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑल वेरिएबल जीरो, जो मैं आपको ज्योमेट्रिकली बता दिया हूं कि अगर लाइंस को उठा करके ओरिजिन पे रख दिया जाए तो वो डायरेक्टली ट्रिवियल सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। चलिए थ्री वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, और आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्री वेरिएबल्स है, क्योंकि जेई भी सवाल यहां से पूछेगा आपसे। रेडी हैं सारे बच्चे? यस सर। अटेंशन आपका बहुत ज्यादा चाहिए, यहाँ पे अटेंशन आपका बहुत ज्यादा होने वाला चाहिए। थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस। पहली चीज कि बेटा तीन टर्म्स के साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, और वो तीनों टर्म्स हैं कौन, ये वाले। कि सर डी कैसे निकालते हैं, D1 कैसे निकालते हैं, D2 कैसे निकालते हैं, D3 कैसे निकालते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास में अपना पढ़ लिया रहेगा, ये भी मैं श्योर हूं। पढ़े हो कि नहीं बेटा लोग? पढ़ लिए हो ना शायद? यस। नहीं पढ़े हो? पढ़ ही लिया रहेगा यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो सर नहीं पढ़े? पढ़ ही लिया रहेगा। हाँ जी, एक बार मैं बता भी दे रहा हूं कि सर डी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देख लीजिए। डी निकालते हैं बेटा, डी निकालते हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स को रख करके। तो एक्स के कोएफिशिएंट्स कौन है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये मैंने निकाल दिया डी को, ये मैंने निकाल दिया डी को। आगे बात करते हैं। सर अगर मेरे से कोई बोला कि D1 बताओ, तो बेटा D1 कोई और नहीं, आपको क्या करना है, D1 छोड़ो ना, मैं dx बता रहा हूं अभी आपको कि सर dx कैसे निकाला जाएगा। तो याद करने के लिए सिर्फ सबसे आसान तरीका मैं क्या बोलता हूं, दो की देखो वो है नहीं, बस याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि बेटा ये बोल रहा है डिलीट x, dx का मतलब डिलीट x। तो जो भी x के कोएफिशिएंट्स है उनको डिलीट कर दीजिए, और किनको चिपकाओगे फिर, कांस्टेंट वाले को उठा करके चिपका दो। एक मिनट, मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि इसका जो फाइनल आएगा डिटरमिनेंट D1 D2 D3,
एंड क्योंकि x को डिलीट करना है, yz को डिलीट नहीं करना है, तो yz को आप सेम रखिए, b1 b2 b3 c1 c2 c3। बिल्कुल सर। क्या आप लोग मुझे dy बता सकते हो बेटा लोग? Yes, A1, sir. A2, A3, dy का मतलब डिलीट D1, D2. y, dy का मतलब डिलीट y, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3, फिर बोलिए आगे, D1, D2, D1, D3, D2, D3. d1 d2 d3 एंड c1 c2 C2, C3. सिमिलरली आप लोग dz भी निकाल दोगे। अब समझ में आ गया मुझे। तो ये होता है 3 वेरिएबल्स में, और ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मैं इन सबको कोएफिशिएंट बोलूंगा, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट मैं बोल दूंगा कभी कभी, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है, ये कोएफिशिएंट वाले डिटरमिनेंट्स है, ये कोएफिशिएंट वाले डिटरमिनेंट्स है, dz भी कोएफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट के नाम से मैं बोलूंगा। अब बात करते हैं सर कि इनको सोचना कैसे है। लो जी, ये सब छोड़ दो, ये सब डिजाइन वगैरह सब छोड़ दो, ये सब चार्ट्स वगैरह है ना, सोचना ही नहीं है। मैं आपको दे दूंगा, याद करते रह जाओगे, 10 दिन में भूल जाओगे, लेकिन मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे सीखोगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा सर। समझ गए सर? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। अब बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं लेता हूं डी मतलब डिटरमिनेंट ना, आप लोग ये समझना। अगर मैं dx इज इक्वल टू d1 लिख दो, तो आप लोग खुद से ही समझ जाइएगा सर dy इज इक्वल टू d2, dz इज इक्वल टू d3। एक मिनट सर, लिखा कैसे आपने ये बताओ ना। देखिए, आप लोग ने क्रैमर्स रूल पढ़ के रखा है बेटा लोग स्कूल में? No, sir. नहीं नहीं सर। पढ़ाया। तो देखिए, जब वहां पे पढ़ाया जाता है ना, तो बोलते हैं कि अगर x का वैल्यू निकालना हुआ तो आप dx बाई डी कर देना, अगर आपको y निकालना होगा तो dy बाई डी कर देना, अगर आपको z निकालना हुआ तो आप dz बाई डी कर देना। ऐसा 3 वेरिएबल्स को फाइंड करने का डिटरमिनेंट मेथड होता है। अब ये dx कैसे निकालेंगे सर? अभी आपको सिखाया, डिलीट x वाला डिटरमिनेंट। d कैसे निकालेंगे बेटा? अभी डिटरमिनेंट आपको बताया गया। तो दोनों डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देंगे, x का डायरेक्ट वैल्यू आता है, y निकालने के लिए dy बाई डी डायरेक्ट वैल्यू आएगा, z निकालने के लिए dz बाई डी डायरेक्ट वैल्यू आएगा, x बाई z का वैल्यू। तो 3 वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए क्रैमर्स रूल बहुत यूजफुल है। अब क्योंकि ये सोचने से पहले लोगों ने ये नहीं सोचा होगा, लोग तो ऐसा सोचे रहेंगे ना कि सर dx इज इक्वल टू डी, ये वाला x है जिसको मैं d1 लिख रहा हूं। बात समझ में आ रही बेटा? तब तो मैं जाकर इसको d को इधर भेजूंगा, और इसको भेजने के बाद फिर से सर मुझे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि सर d 0 है कि नहीं है। नहीं हुआ समझ में? अभी भी नहीं आया बेटा। ये फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड को निकालने के लिए, और अल्टीमेटली हम वही तो कर रहे हैं बेटा लोग। लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? क्या वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हो? हम जानते हैं सर वेरिएबल का वैल्यू ऐसा हो तो फाइंड होता है, लेकिन क्या हम डायरेक्टली इस चीज को सोचेंगे? ना, पहले ये आता है बाद में ये आता है, पहले ये आता है बाद में ये आता है, सबसे पहले ये बाद में ये। और इसको लिखने के लिए फिर से मेरे को जो भी मैंने लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में थॉट्स लगाए थे वो सारा इधर सोचना पड़ जाएगा। तो आप जैसे ही मैं dx इक्वल टू डी1 लिखूंगा, अपने मन में आपको साथ में लेकर चलना है कि सर ने dy बाई d2 भी लिख दिया है, और dz इज इक्वल टू d3 भी लिख दिया है, dz इक्वल टू d3 भी लिख दिया है, dy इज इक्वल टू d2 भी लिख दिया है। मैं एक समझाऊंगा, दो आप अपने आप लेके चलोगे, साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि वो 1 वेरिएबल था, ये 3 वेरिएबल है, तो 1 में एक को लेके चल रहे थे, 3 में तीनों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है सर जी, समझ गए? अब बेटा जैसे ही आपने dx इक्वल टू d1 सोचा, तुरंत d चिल्ला करके बोला कि देखो भैया मेरे पास 2 रोल करने की एबिलिटी है। क्या है? कि सर या तो मैं 0 बन सकता हूं या तो मैं 0 नहीं बन सकता हूं। जैसे ही आपने d को 0 बनाया, आप सोचोगे क्या? क्या सोचोगे आप लोग? कौन सा वाला सोचोगे बेटा लोग? ये वाला सोचोगे, ये ऊपर वाला सोचोगे?
नीचे वाला सोचोगे कि ऊपर नीचे वाला? वाला। नीचे वाला। नीचे वाला सोचोगे, वेरी गुड। तो सर मुझे अगर डी 0 हो गया तो वी कैन नॉट सेंड डी ऑन द राइट हैंड साइड, हम नहीं भेज सकते सर, तो मुझे इतना पे ही रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने सोचा कि सर dx इक्वल टू d1, अब सारे बच्चे जानते हैं सर ये पैरेलली 3 को लेके चल रहा है, तो मैं 1 लिखूंगा और आप 3 समझोगे। और अगर मैं d नॉट इक्वल टू 0 बोलूं तो बेटा लोग क्या होगा? x इज इक्वल टू, ऊपर वाला। परफेक्ट, x इज d1 बाई d ना, मैं dx को, ये x जो है नीचे है, लेकिन ये वाला जो x है इसके साथ में x बाई b वाला फॉर्मेट। और वहां पे आप लोग क्या समझोगे? y इज इक्वल टू d2 बाई d, z इज इक्वल टू d3 बाई d, ऐसा आप समझोगे। तीनों साथ में समझना है, खुद से समझिए आप। जैसे ही d0 हुआ मेरे मन में फिर से 2 सवाल कि सर d ने तो रोल दिखा दिया, अब d1 भी तो रोल दिखाएगा। हाँ जी दिखाएगा, लेकिन क्या d1 अकेला है? ना। क्या d1 अकेला है? ना। सर आपने d1 लिखा है, लेकिन मैं तो d1 d2 d3 तीनों सोचने वाला हूं। तो मैं पहला केस ले रहा हूं कि d1 d2 और d3 तीनों 0 हो जाएं। पहला केस ले रहा हूं कि सर d1 d2 d3 तीनों 0। दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि सर एटलीस्ट 1 d1 या d2 या d3 इज नॉन जीरो। ये नॉन जीरो है, कोई एक नॉन जीरो है। पहला वाला केस में माना कि सर तीनों 0, दूसरा वाला केस में मान रहा हूं कि कोई एक 0 होगा। कोई एक 0 नहीं है, बाकी सर जो 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा अगर d1 d2 d3 0 हो गए तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है अब वो सोचिए। पहला बन जाएगा 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0 और 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। कितने बच्चे समझ पाए? मैंने इन तीनों को लिख दिया। यस सर। d1 Yes. dy इक्वल टू d2 d3 इक्वल टू dz इक्वल टू d3। सेम फॉर्मेट सर, लीनियर वाला, इसलिए मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इतना अच्छे से समझाया और आज रिवाइज भी कराया, क्योंकि 3 वेरिएबल में आप रोना मत शुरू कर दो। तो बेटा एक्स वाई जेड के हर वैल्यू के लिए आंसर 0 देगा कि नहीं? Yes. सेम Yes, sir. यस सर। वापस से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? कितने सॉल्यूशंस आएंगे? Infinite. इनफाइनाइटली मैनी। वाई जेड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा ना कि मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो और 3 वेरिएबल का सवाल है, आप तुरंत समझ जाना कि सर डिटरमिनेंट तो 0 था ही, बाकी जो d1 d2 d3 डिटरमिनेंट बन रहे थे सर वो भी 0 थे। डिटरमिनेंट तो 0 तो सर किया ही आपने, d को 0 किया ही। यू हैव टू थिंक लाइक सर x इक्वल टू b है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सर मैं a को भी 0 करता था, b को भी 0 करता था, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो मुझे a b नहीं, x d d1 d d2 d d3 सब सोचना है। तो d तो 0 हुआ ही, साथ में d1 d2 d3 सारे 0 बन गए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब मैं बात करता हूं बेटा दूसरे साइड की, कोई एक 0 नहीं है। तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर मान लिया कि z 0 नहीं बन रहा है, बाकी 2 0 है। आप कोई कैसे भी केस मान सकते हो। लेट सपोज कि सर 0 इंटू एक्स इक्वल टू d1 0 आया, d1 0 आया, 0 इंटू वाई ये भी 0 आया, बट 0 इंटू जेड ये 0 नहीं आया, ये एनीथिंग है। तो कितने बच्चे वापस समझ पा रहे हैं कि सर x इक्वल टू b में वो वाला आप केस की बात कर रहे हो जहां पे a 0 था बट b 0 नहीं नो था? सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस। वेरी गुड। तो इसमें क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ बेटा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई एक नॉन जीरो होगा सर। वो कौन नहीं नॉन जीरो होगा बेटा आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सर क्या मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे से तीनों फाइंड करा सकता है? कराएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, जेई कभी भी d1 d2 d3 तीनों की शक्ल पसंद नहीं करता है, ये भी बात है। अब सोचो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट में एक ऐसा मैंने चेंज किया है जहां पे बैटिंग नहीं होता। वो क्रिकेट थोड़ी है, वो तो कुछ और गेम है। जेई को d1 d2 d3 मेंस और एडवांस दोनों को शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन आपसे फाइंड कराएगा। तो बोलना क्या चाहते हो आप?
बेटा अब ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइंड कौन सा कर रहे हो। तीनों एक साथ पसंद नहीं करता हो, कोई एक पसंद करेगा और आपको क्वेश्चन में जाकर देखना पड़ेगा सर ये सामने वाला पूछ क्या रहा है मेरे से, किसको पसंद करना है, मुझे किसको फाइंड करना है, D1 फाइंड करूं, D2 फाइंड करूं, D3 फाइंड करूं। और वो स्मार्ट बच्चा तुरंत क्लिक कर जाता है कि सर ये फाइंड करने को बोल जा रहा है। चलिए जी अब उस साइड वाले की बात करते हैं। अगर D0 नहीं हुआ तो सर मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा, मतलब x इक्वल टू D1 बाई डी, y इज इक्वल टू D2 बाई डी और z इक्वल टू D3 बाई डी। वापस से D चिल्ला रहे हैं भैया, क्या चिल्ला रहा है, हम भी तो 2 बन सकते हैं। अब सेम चीज क्या सर कि D1 D2 D3 ऑल 0, सारे 0 हैं, या दूसरा केस क्या बन सकता है बेटा लोग, एटलीस्ट 1 इज नॉन 0। अब देखते हैं सर अगर तीनों 0 बन रहा है तो क्या हो गया। बेटा अगर तीनों 0 बना और D0 नहीं है, सोचिए मेरा आंसर आया था x इज इक्वल टू, मुझे सोचना है सर x इक्वल टू D1 बाई डी, मुझे सोचना है y इज इक्वल टू D2 बाई डी, मुझे सोचना है z इक्वल टू D3 बाई डी। और आपने बोला सर ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है और ऊपर वाला सर 0 है। तो कौन सा केस बन रहा है सर, ये तो वो केस बन रहा है सर जहां पे B0 नहीं था, 0 बाई एनीथिंग वाला केस है सर। तो बेटा कौन सा सॉल्यूशन आ रहा था, Trivial solution. वेरी गुड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर x y z तीनों के पास आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया सर, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। क्या बात समझ में आई। और ये आप क्यों समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने वन वेरिएबल का फंडा समझ लिया है। डायरेक्ट अगर चार्ट से समझाता तो बोलते सर ये क्या समझा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया वन वेरिएबल से। चलिए अब दूसरा वाला केस, सर एटलीस्ट 1 इज नॉन 0। तो मान लिया सर 2 0 है, D1 बाई डी, डी तो मेरा 0 नहीं है, तो अगर x 0 आ गया y 0 आ गया, बट z तो 0 नहीं आएगा ना सर। आप लोग समझ पा रहे बेटा कौन सा केस हो रहा है कि सर x इक्वल टू b में b 0 नहीं है और a भी 0 नहीं है, तो सर नंबर बाई नंबर वाला केस दे रहे हो आप, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, Non-trivial. नॉन ट्रिवियल वाला सॉल्यूशन हो गया। क्या सारे बच्चे पूरे बेसिक को समझ पाए हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इस चार्ट को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए सारे चार्ट को खुद से बनाने की। सर dy और dz में बिल्कुल ऐसा ही होगा dy और dz में भी ऐसा ही होगा। हाँ बेटा तीनों साथ में समझिए, सोचना एक, करना तीनों। लेकिन मालूम है गलती क्या होगा, आपको बता रहा हूं गलती क्या होगा, आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, या कुछ वैल्यू पूछेगा कि फॉर द गिवन सिस्टम इज हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसमें भी आपको नॉट 0 करना पड़ेगा। नॉन ट्रिवियल बोलेगा तो भी आप नॉन 0 करोगे, आप हो जाओगे कंफ्यूज कि सर ट्रिवियल में भी नॉट 0 करना है, नॉन ट्रिवियल में भी नॉट 0 करना है, तो सर मैं करूं तो क्या करूं। तब आप पहले यहां पे खड़े होके बाद में इनको डिवाइड करके सोचोगे कि सर ट्रिवियल का मतलब तीनों 0 हैं और नॉन ट्रिवियल का मतलब सर कोई एक पार्टी है जो नॉन 0 है, कोई एक पार्टी तो है सर जो नॉन 0 आ रहा है। बात समझ में आया। अच्छा अगर ये समझ गए ना बेटा, तो लिखने से पहले कुछ क्वेश्चन में करा देता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली हम लोग शुरू करेंगे PYQ से, छोड़ दीजिए जो भी है छोड़ दीजिए। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस जो मैं आपको पहले ही बोल दिया कि बेटा ये जो कांस्टेंट होते हैं, ये जो कांस्टेंट होते हैं ये सेम होते हैं। जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया, बताओ बेटू। सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दो उस चीज को किसको, जो आपने ऊपर अभी करवाया। मैंने क्या कराया, ये वाला बोल रहे हो। ये मैं बोला ना बेटा कि अगर सवाल आपसे बोल दिया कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो भी आप डी नॉट इक्वल टू 0 फाइंड करते हो, नॉन ट्रिवियल बोल दिया तो भी आप डी नॉट इक्वल टू 0 फाइंड करते हो, तो दोनों ही केस में डी नॉट इक्वल टू 0 फाइंड करना पड़ता है।
अब कंफ्यूज हो जाओगे आप कि सर ट्रिवियल पूछा तो भी नॉट जीरो, नॉन ट्रिवियल पूछा तो भी नॉट, डी नॉट जीरो करना है। डी मतलब डिटर्मिनेंट, डी मतलब डिटर्मिनेंट, D1 D2 D3 मतलब कि सर वो वाले डिटरमिनेंट जिसमें डिलीट x, डिलीट y, डिलीट z वाला। तो मैं 1 2 3 में लिखा हूं, मतलब डिलीट फर्स्ट कोएफिशिएंट, डिलीट सेकंड कोएफिशिएंट, डिलीट थर्ड कोएफिशिएंट। तो आप दोनों ही में एक ही रास्ते से जाते हो। ट्रिवियल पूछा तो भी नॉट जीरो, नॉन ट्रिवियल पूछा तो भी नॉट जीरो। फर्क बस यही होता है कि ट्रिवियल में तीनों कोएफिशिएंट वाले डिटरमिनेंट्स जीरो बनते हैं, नॉन ट्रिवियल वाले में एटलीस्ट कोई एक होगा जो नॉट जीरो करेगा, बाकी के दो बन जाए कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है तीनों ना बने, हो सकता है कोई एक बने जीरो, हो सकता है दो बने, तीनों नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे तीनों बन गया बेटा ये पकड़ के लेके जाएगा कि मैं तो सर ट्रिवियल हो गया, क्योंकि मैं तीनों जीरो बन गया, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। ठीक है, तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बेटा ये होते हैं जहां पे कांस्टेंट वाले टर्म्स जीरो होते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में जीरो दिखे और इस साइड कोई कांस्टेंट ना दिखे तो होमोजेनियस बोल दिया जाता है। एक चीज और ध्यान रखें कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में जो डिटरमिनेंट बनता है बेटा, वो डिटरमिनेंट A1 B1 C1 B1 B2 B3, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, A1 A2 A3 के फॉर्म में लिखना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये वाले इनके डिटरमिनेंट्स भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अब होमोजेनियस इक्वेशन में आपको एक्स वाई जेड का अलग से डिटरमिनेंट नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि बेटा मान लो कोई बच्चा डिलीट एक्स किया तो वो क्या करेगा, पहला वाला डिलीट करके 0 0 0 डालेगा, तो बेटा फाइनली तो जीरो ही आंसर आया ना। कौन सा प्रॉपर्टी, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट के सारे प्रॉपर्टी का नाम लिखा के दिया हो। चलिए जी, इसके बहुत ही मिनी चार्ट, इसको आप बोलेंगे मिनी चार्ट वाले सर सवाल है, तो मैं नाम भी रख दे रहा हूं इनका, मिनी चार्ट। अब मिनी चार्ट बहुत आसान है कि सर होमोजेनियस बना तो दो ही केस हो सकता है सर, या तो डी जीरो होगा नहीं तो डी जीरो नहीं होगा, बाकी के केस तो अराइज ही नहीं होंगे ना। सर क्यों अराइज नहीं होंगे, क्योंकि बेटा आपने D1 D2 D3 निकाला ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो तो सारे जीरो आ रहे थे। फीलिंग आ रही है जो मैं समझा रहा हूं बेटा? Yes, sir. dx तो निकालोगे ही नहीं, dy तो निकालोगे नहीं, dz तो निकालोगे नहीं। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये ऑब्वियस है कि जीरो आ रहे हैं सर, ये जीरो ही आ रहे हैं। आप इनके डिटरमिनेंट बनाओ, जीरो दिखेगा आपको। क्या करोगे, इसको डिलीट करके जीरो जीरो ही चिपकाओगे ना, तो जीरो ही तो आ रहा है इससे। dy बोलेगा तो सेकंड वाला y डिलीट करके आप जीरो जीरो चिपकाओगे तो सर आंसर जीरो ही तो आ रहा है। dz बोलेगा तो आप थर्ड कॉलम डिलीट करके सर जीरो जीरो चिपकाओगे, सर आंसर जीरो ही तो आ रहा है। तो उसका तो आंसर फिक्स है कि सर जीरो ही आएगा, तो मैं उस पर बात क्यों करूंगा फिर। इसलिए मैंने बोला मिनी चार्ट है। होमोजेनियस में सिर्फ दो सवाल, या तो ये जीरो बनेगा नहीं तो जीरो नहीं बनेगा। जिस दिन जीरो बन गया, अब सोचो सिंपल सा सवाल है बेटा, डिटरमिनेंट जीरो बन रहा है और एक्स वाई जेड ऑलरेडी जीरो बन रहे थे, तो वही दिक्कत हो गया ना सर, डिटरमिनेंट जीरो बना और एक्स वाई जेड ऑलरेडी जीरो है, तो कौन सा केस हो गया, ये वाला कौन सा केस हो गया, ट्रिवियल वाला, इफ डी जीरो, ये वाला केस हो गया ना सर। एक्स इक्वल टू बी, तुरंत एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में समझो, तो सर ये या तो आप dx इक्वल टू d1 के फॉर्म में समझ लो, आपकी मर्जी है, बट मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू b के फॉर्म में समझो। अब बोल रहा है कि एक्स वाई जेड ऑलरेडी जीरो है, और अगर ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हो तो बेटा इधर भेज दोगे, ऑलरेडी जीरो नहीं है तो इधर भेज दोगे, इधर भेज दोगे, और एक्स बोल रहा है जीरो है तो न्यूमरेटर को जीरो होना ही पड़ेगा ना। वापस समझिए देवा बेटा, समझो ये बोल रहा है एक्स इक्वल टू बी है जिसमें ए जीरो नहीं है। अगर ए जीरो नहीं है तो बेटा आप ऐसे लिखोगे एक्स इक्वल टू बी बाई ए, और जहां पे ये चीजों की श्योरिटी मिल रही है आपको कि बेटा एक्स जीरो है, सो दैट मीन्स यू आर सेइंग कि सर एक्स जीरो है बी बाई ए, तो दिस इज ओनली पॉसिबल, ए तो जीरो है नहीं, व्हेन बी जीरो, व्हेन न्यूमरेटर विल बी जीरो, तो ही तो आंसर जीरो आएगा। डिनोमिनेटर जीरो होता है तो सर आंसर इनफाइनाइट आता है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल साइड में जीरो आ रहा है तो बेटा गारंटी न्यूमरेटर जीरो बन रहा था, वहां पे डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो इनफाइनाइट का पंगा होता है। अगर मैं आपको बोल दिया कि एक्स बाई वाई इक्वल टू इनफाइनाइट, तो गारंटी है वाई जीरो बन रहा है।
अगर मैं लिख दिया x अपॉन y इक्वल टू 0 तो गारंटी है x 0 बन रहा है, y 0 नहीं बन रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? आगे आगे कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर d 0 हुआ ट्रिवियल, d नॉट 0 हुआ ट्रिवियल, 0 हो गया नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सिंपल। कमिंग टू द PYQs, डायरेक्ट PYQs को सॉल्व करेंगे और देखेंगे सर बन क्या रहा है, ठीक है। लेकिन इन PYQs को करने से पहले एक डिटरमिनेंट मैं आप लोगों को करा देता हूं जो सारे बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि जब भी जेई का सवाल करने बैठोगे ना तो ये डिटरमिनेंट बार बार आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वो डिटरमिनेंट होता है ये वाला, रिमेंबर, वो डिटरमिनेंट होता है बेटा ये वाला। एक डिटरमिनेंट आपके सामने आ जाएगा जो होगा x1 1 1 x1 1 1 x। नाउ इन प्लेस ऑफ x वो कुछ भी दे सकता है, लेमडा दे देगा, p दे देगा, k दे देगा, उसकी मर्जी है। इसका आंसर होता है x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोच लेना यही आंसर आएगा, ठीक है जी। हाँ जी सर, आप कर लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट आप लोगों को आता है अच्छी तरह से, तो प्रूफ खुद से करें। हिंट चाहिए तो आप सबको ऐड कीजिए, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इधर 1 1 1 बचेगा, 0 क्रिएट कीजिए, 0 क्रिएट करोगे तो इधर इधर 0 बन जाता है, और 0 बनता है तो आंसर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। चलिए जी, आते हैं बेटा सवाल पे। सवाल को समझिएगा, 2023 के ही सारे सवाल लिया हूं मैं। PYQs बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा, ठीक है। सच पूछो तो इसके PYQs आसान होते हैं, जो शीट में क्वेश्चंस बनते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। मेंस के क्वेश्चंस आपको इजी बनेंगे मिलेंगे, लेकिन जो मेरी शीट में आप क्वेश्चन देखोगे वो डिफिकल्ट बनेंगे, इससे दिखेंगे आपको, इसलिए मैंने मेंस का क्वेश्चन उठाया। चलिए जी, बेटा बोल रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सुनिएगा ध्यान से, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बेटा मुझे सोचना कैसे है, x इक्वल टू बी वाला फॉर्म में, डायरेक्ट ऐसा सोचो सर x इक्वल टू बी। बेटा ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब देता था, जब लेफ्ट वाला भी 0 और राइट वाला भी 0, मतलब सर a भी 0 और b भी 0। नहीं चमका? चमक गया सर। चमक गया सर। लेकिन आप देखोगे ना तो वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 पता नहीं क्या क्या कराते हैं, समझ में नहीं आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। You have to remember the trick by using linear equation in one variable. सिर्फ वन वेरिएबल के फॉर्म में सोचो और तुरंत क्लिक हो जाएगा आपको। लेकिन इसका फोटो बेटो 3 वेरिएबल में क्या बनता है, dx इज इक्वल टू d1, याद आ रहा है, dx इक्वल टू d1। फिर क्या बनता है, dy इज इक्वल टू d2, dz इक्वल टू d3। अब मुझे इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देना है। मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि सर d तो 0 होगा ही, लेकिन ये पार्टी भी 0, याद आ रहा है कि d1 d2 d3 ऑल 0। ये वाला बड़ा वाला चार्ट देखो, यहां पे बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के पास सर d भी 0 होना चाहिए और ये सारे 0 होने चाहिए, ठीक है जी, ये सारे 0 होने चाहिए, क्योंकि उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आप मुझे बताओ कि सॉल्यूशंस कितने हैं, वो सामने वाला बोल रहा है कि मैंने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो आप मुझे लेमडा और म्यू का वैल्यू बताओ। तो पहला स्टेप क्या है बेटा कि मैं पहले डी फाइंड करूंगा। सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो तभी बनेगा ना जब आपका डी भी 0 हो जाए और d1 d2 d3 सारे 0 बन जाए। तो चलिए पहले डी फाइंड करते हैं बेटा। तो मुझे बताओगे कि डी कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट बताइए बेटा लोग, आपके सामने इक्वेशन को रख रहा हूं, बताइए। पहला रो में क्या आएगा, 2 1 minus 1 2 1 minus 1, 2 1 minus 1। दूसरे रो में क्या आएगा बेटा लोग, 2 minus 5 2 minus 5 lambda 2 minus 5 और लेमडा, फिर lambda 1 plus 2 minus 5 1 2 minus 5। अब सर इतना प्रॉपर्टी वगैरह क्यों ही टाइम इन्वेस्ट किया जाए, सॉल्व ही कर लेते हैं। इतना मगजमारी कौन पालेगा, सॉल्व कर लेते हैं सर। 2 into 25 minus 2 lambda, माइनस में 1 minus 10 minus lambda minus 1 4 plus 5। यही आ रहा है बेटा लोग, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। Yes sir.
सही लग रहा है मुझे भी, -1 Yes, -10। sir. हाँ जी। अब इसको कितना करना है बेटा, 0 करना है ना, d मस्ट बी 0, d1 d2 d3 ऑल शुड बी 0, तो इसको 0 करना है। तो ये हो गया 50 -4 लैम्डा प्लस 10 प्लस लैम्डा -9 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल कितना हो रहा है बेटा, -3 लैम्डा 60 और -9 माइनस कर देंगे तो +51 इक्वल टू 0। सो लेमडा का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा लोग, 50 -51 बाई -3 दैट इज 70। लेमडा का वैल्यू मेरा निकल गया सर 17। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि यहां पे ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां आपको d1 d2 d3 सारा आपको 0 करना है, लेकिन आपको बोला था कि बेटा जेई को पसंद नहीं कि आप सारा 0 करो। जेई आपको ये नहीं चाहता d1 फाइंड करो d2 फाइंड करो d3। मैंने बोला था कि शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन किसी एक को तो फाइंड कराएगा आपसे। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से सोच सकते हो। अब मान लो कोई बच्चा d1 निकालना गया, देखना कहां कहां आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लो बेटा मैंने d1 निकाला, d1 निकालने के बाद आपके टाइम को कितना अच्छे से यूज किया जाएगा वो देखिए। आप d1 निकालोगे मतलब सर डिलीट फर्स्ट कोएफिशिएंट, तो आप क्या लिखोगे 5 म्यू, यही लिखोगे ना, 5 म्यू और 7 एंड बाकी 1 -5 2 -1 लेमडा और -5। आपने लिख दिया, बात समझ में आया बेटा, ये लिखा आपने। Yes, sir. ये लिखने के बाद Yes, sir. लेमडा का वैल्यू पुट करोगे, लेमडा का वैल्यू पुट करोगे, लेमडा का वैल्यू आया 17। मान लो अगर लेमडा का वैल्यू ये आ गया रहता 101/7 और आप यहां पे लेमडा का वैल्यू 101/7 रखते, बेटा टाइम कितना खतरनाक यूज होता। अग्री करते इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा पूरा दिमाग कहां पे जाएगा कि सर ये जो लेमडा आ रहे हैं ना इसको हटा दो। तो रादर देन सॉल्विंग d1 आई विल सॉल्व d3 कि सर वो लेमडा वाला कॉलम ही गायब हो जाए मेरा। नहीं चमका? Yes, sir. चमक गया। लॉजिक समझ गए बेटा? चमक गया, चमक हाँ गया। जी, sir. बताने की सर नीड क्या है आपको, हटा दो एक को। और हटाएंगे कैसे, वही d1 d2 d3 में से कोई एक समझो सर। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन d1 फाइंड कराने का, देखो करने को तो हो सकता है आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि सर मैं क्या करूं। तो आप हटा दो इसको, बोलो कि सर मैं d1 फाइंड ही नहीं कर रहा हूं, मैं फाइंड करूंगा d3। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मेरा टाइम बचाना है सर और कुछ नहीं। एक बच्चा बोल रहा है मैं d2 फाइंड करूंगा, बोल दो बेटा तू कर ले, तेरे पास टाइम होगा मेरे पास नहीं है। तो ये हो गया बेटा, लोग d3 फाइंड करते हैं। लॉजिक सबको क्लियर है, मैं d3 क्यों फाइंड कर रहा हूं बताइए? Yes, sir. बिल्कुल जी, Yes, sir. लैम्डा नहीं आना चाहिए ना, इसलिए। बिल्कुल। सो 2 2 1 2 2 1 1 -5 2 1 -5 2 और थर्ड वाला डिलीट करके क्या लिखोगे आप लोग, 5 म्यू 7। 7. 5 म्यू 7 मतलब जिसको डिलीट करते हैं कांस्टेंट वाले उठा करके चिपका देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा लोग। 2 इंटू -35 प्लस -2 म्यू -1 14 माइनस म्यू प्लस का 5 4 प्लस 5, तो ये हो गया। अच्छा इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, 0। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सर d1 Yes, sir. सर सारे ही 0 है ना, सारे ही 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो सर वो x वाले भी में a भी 0 b भी 0, मतलब सर वही 3 वेरिएबल में सोचूंगा तो d0 d1 d2 d3 सारे 0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा -70 -4 म्यू -14 प्लस म्यू 9 5 45 इज इक्वल टू 0। सो आंसर हो रहा है -3 म्यू -70 और -14 कितना आएगा बेटा लोग, -84 और +45 करोगे तो 41 आएगा, -41 आ रहा है। हाँ जी कितना हो रहा है, 39 तो नहीं? 39 आ रहा है Yes, sir. पक्का? -30. -39 हाँ जी -39 चलिए जी इक्वल टू 0।
सो म्यू का वैल्यू आ रहा है -13। ठीक है जी, गलती हुआ बहुत मार खाओगे, आपको बता रहा हूं। मैं नहीं मारूंगा, जी पीड़ेगा आपको, मेरे सवाल को गलती करते हो। ये लो, आपको पुरस्कार के तौर पे -1 दिया जा रहा है। तो म्यू का वैल्यू आ गया -13। सामने वाला पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है लेमडा प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस म्यू का स्क्वायर। तो लो जी, लेमडा का वैल्यू आया था 17, म्यू का वैल्यू आया -13 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस -13 प्लस 13 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। सो 916 आ रहा है, 916। यस ऑप्शन ए आ रहा है। लेकिन आपको मालूम है, ये कैलकुलेशन ना करने के बजाय दो चीजें याद रखेंगे अपने जिंदगी में। क्या याद रखेंगे सर, पहले ये बताओ। जब देखो तब सर कोई ना कोई बोल देते हो याद करने को, तो बेटा मैं करूं क्या? यही सारी चीजें आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं और कुछ नहीं। ये जो मैं छोटा छोटा चीज बताऊं ना, अरे देवा तू बन जा भाई। ये जो मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं कि ये सब चीजें याद रखें, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। और आते कैसे हैं? जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि सर ये चीजें तो बार बार आ रही है। ये आपको बार बार मिल सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? सोच करके देखिएगा, आंसर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, हाँ वही होगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? तो इसका आंसर होता है 4ab। याद रखो। वैसे ऐसा नहीं है कि बेटा आप ओपन करके नहीं यहीं पे पहुंचोगे ना तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, और क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा सर? टाइम बच जाएगा और क्या ही होगा। और टाइम बचाना ही तो है हमको। ये हो गया, तो आंसर आ गया 916। तो चलिए जी इसको मार्क कर देते हैं। आंसर आपका 916 है। लेट्स चेक द आंसर। परफेक्ट। अब मुझे बताइए बेटा, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया सवाल? क्लियर है सारे बच्चों को? सोचने का Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर आप अलाउ करें Yes, sir. तो एक सवाल और मैं आपको बताऊंगा। टाइम हो गया है, बट विदाउट योर परमिशन सर बता दो बता दें? बता दो सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलिए, जरूर सर। तो क्यों ना बता दिए, बिल्कुल बता देंगे बेटा। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सोचते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या है ना कि आने वाले क्वेश्चंस में आप जो मैं पीडीएफ दूंगा, इस पीडीएफ में लगभग 2023 के सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिया डिटरमिनेंट पे। अब देखो ये खाली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही सवाल पूछा है सर इसने, कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करा रहा है, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे पूछे जा रहा है। हाँ पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी यही है। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि बताओ कौन सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका आंसर है। तो देखो पूरा गेम समझ गए सर। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस बात कर रहे हैं और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। मतलब सर मेरा दोनों साइड चार्ट का यूज हो रहा है। डी जीरो है तो भी, डी नहीं है जीरो तो भी। तो देखते हैं सर, डी पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं सर ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए जी बेटा लोग, मैं पहले डी को सॉल्व किया। लॉजिक समझ में आया सारे बच्चों को मैं कैसे सोचा? Yes, sir. के बारे में बात करें। यूनिक मतलब वो ट्रिवियल वाला केस। तो डी जीरो मतलब ए जीरो होगा नहीं तो नहीं होगा। अब ए को मैं डी के फॉर्म में समझ रहा हूँ 3 वेरिएबल में, या तो डी जीरो होगा नहीं तो नहीं होगा। जहां होता है वहीं पे नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। जब जीरो नहीं होता है तो आपके या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा नहीं तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। अब ये दोनों पार्टी को यूज कर रहा है। तो चलिए पहले डी को फाइंड कर लेते हैं सर। तो बताओ बेटा डी यहां से कितना होगा, जरा बताइए आप लोग। डी कितना होगा बेटा लोग? 2 2 2 1 2 होगा। 2 4 2 8 1 2 3 2 2 -5 -5 और 2 minus 5, 2. समझ गए जी? हाँ जी सर समझ गए। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व करके बोल देते तो भी मजा आता। देखो इसको जीरो मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते हो, ये दोनों साइड यूज कर रहा है। बोल रहे हैं जीरो हो भी सका नहीं भी हो सकता है। तो आपका ड्यूटी ये बनता है कि आप पहले ढूंढो कि डी है कौन सर।
तो मैंने ढूंढा सर 2 into 4 plus 15। तो C1 सी करो इसको सर, क्या बोले बेटा आपने? फर्स्ट कॉलम सी करो सर इसको। फर्स्ट कॉलम से ओपन करूं? कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर इजी हो जाना था। हाँ हाँ बिल्कुल। प्लस में 2a -5 -4, सो 19 और 2 38 -16 प्लस 16 हो गया, 54 minus 8. माइनस का 18a हो गया, 18a। तो ये हो गया बेटा 54 - 18a। अब आप लोग जानते हो कि सर ये डिटरमिनेंट के पास दो ही चीज बनने का शक्ति है, या तो 0 बनेगा, नहीं तो 0 नहीं बनेगा। तो मैं यही करूंगा ना कि 54 - 18a सर या तो 0 होगा, नहीं तो 54a - 18a 0 नहीं होगा। यही दो चीज बन सकता है सर। तो बेटा a का वैल्यू यहां पे 3 हो सकता है, नहीं तो a का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। अब आप लोगों को मालूम है बेटा कि जब a का वैल्यू 3 होगा तो डिटरमिनेंट 0 बनेगा, और अगर डिटरमिनेंट 0 बना तो सर या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नो सॉल्यूशन होगा। तो फिलहाल नो सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं सर, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट। अब आप लोगों को मालूम है बेटा कि अपने को D1 D2 D3 भी फाइंड करना पड़ेगा सर, क्योंकि वही लोग बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि क्या आएगा। अब मुझे बताओ बेटा कि आप कौन सा फाइंड करना सोचोगे, D1 D2 D3 में से बताओ कौन सा फाइंड करोगे आप लोग? D3 D3 फाइंड करोगे, वेरी गुड। अब गलती से ना थर्ड वाला ही डिलीट कर दो ना, क्योंकि थर्ड में ही सर ये वेरिएबल बैठा है, हटा दो इसको, D3 फाइंड करो, यही कैच है। तो D3 कितना होगा बेटा, लोग बताइए जरा। 1 सॉरी 2 1 2 4 1 2 4 2 -5 और यहाँ पे हो गया B B4 8 4 8 8, ये हो गया। इनको उठा लेते हैं, इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं सर ये 0 बनता है कि नहीं बनता है। देख लेते हैं सर 0 बनता है कि नहीं बनता है। जब ये भी 0 बन गया बेटा तो क्या हो जाएगा, वो वाला केस, इनफाइनाइट वाला ना। क्योंकि देखो, अच्छा आपको बता रहा हूं, यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूं, लेकिन रुकिए पहले D3 फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 2 16 प्लस 20 -4 8 -8 प्लस का B 8 सॉरी -5 -4, सो ये हो गया 72, ये 0 और माइनस का 9B। तो B का वैल्यू, अब ये क्या हो सकता है बेटा, लोग सुनिएगा ध्यान से, बहुत केयरफुली समझिएगा, चार्ट को समझते हैं। कहां गया चार्ट सर हमारा, ये रहा। सर सामने वाला सिर्फ दो मुद्दे पे बात कर रहा है, बोल रहा है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसमें तो बात ही नहीं किया, ऑप्शन में नो सॉल्यूशन नहीं है सर, नहीं तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा लोग कि या तो सब 0 हो जाए, नहीं तो कोई एक ऐसा हो जो नॉट 0 हो, बट D नॉट 0 होना चाहिए, D नॉट 0 होना चाहिए, और बाकी सब 0 करो या तो 0 नहीं करो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलता है कि मेरा D भी 0 हो और ऑल 0 हो। अब सवाल को देखिए, पहला वाला ऑप्शन गलत क्यों है, यहां पे ऑप्शंस रिजेक्ट करने की बारी आती है। जब जब नॉट करेक्ट पूछेगा आप रिजेक्ट करने को सोचोगे। अब सोचोगे बेटा A अगर 3 हो गया और B मेरा 8 हो गया, तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे? नहीं A मेरा 3, A3 No, मतलब D 0 और B मेरा 8, 8 मतलब यहां पे देख रहे हो 72 - 9B = 0 करोगे, या तो D3 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही तो दो केस बनता है सर। तो या तो आपका B का वैल्यू 8 होगा, नहीं तो B का वैल्यू 8 नहीं होगा, यही तो केस बन सकता है सर। तो अगर A आपका 3 और B आपका 8 है, A आपका 3 और B आपका 8 है, तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब कि सर ये वाला ऑप्शन ट्रू है,
ये वाला ऑप्शन ट्रू है और मुझे बताना है कि कौन गलत है, मतलब सर ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो सही है सर, मुझे गलत ढूंढना है। It has infinitely many solutions if a equal to 3 and b equal to 6. Infinitely many solutions. Infinitely many solutions तो तब हो गए ना बेटा जब a3 और b 8 हो। ये बोल रहा है a3 और b 6 है, तो बेटा ये तो मेरे को सीधा दिख रहा है कि ये गलत है। आंसर तो मेरा ये सही होगा, लेकिन मैं c और d पे भी दिखा रहा हूं आपको। ये बोल रहा है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 8, दोनों ही 8 हो जाए। सर a और b दोनों 8 थोड़ी आए थे, a तो मेरा 3 आया था, तो ये तो पहले ही गलत हो। ये तो सर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a और b 8 हो जाए, a और b 8 हो जाए। a 3 छोड़ के कुछ भी हो, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस जब d 0 नहीं होता है। d 0 कब बन रहा था? जब a आपका 3 हो रहा था। 3 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो a 3 नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, तो 8 भी तो हो सकता है, हो सकता है सर। और b 8 हो सकता है, क्योंकि देखो वो पहला वाला केस है, ट्रिवियल केस। a नॉट 0 b 0, a नॉट 0 b 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सर a नॉट 0 b 0, तो a 3 नहीं है, बाकी जो मर्जी है, और b 8 है, तो सर ये भी तो ट्रू आ रहा है, ये भी यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है, और वो ट्रिवियल देगा सर, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 6, नहीं। a इक्वल टू b इक्वल टू 6 नहीं, क्योंकि d1 d2 d3 में से कोई 6 वैल्यू नहीं दे रहा है सर। तो मेरा आंसर कौन सा सही है? बी वाला। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा लोग कि इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और ध्यान से कीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको इसी साल बहुत पूछे गए हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने जितने भी पीवाईक्यूज दिए हैं, ये हो गया, हाँ इसके आंसर बी आ रहा है जो मैंने किया, ये हो गया। देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो आप क्या करोगे? सेम केस सर, d0 d1 d2 d3 में से कोई मेरे को एक ढूंढना पड़ेगा जो 0 नहीं होगा, जो 0 होगा। और ऑब्वियस बात है कि सर मैं इसी को हटाऊंगा क्योंकि इधर ही वेरिएबल बैठा है, तो मैं d3 फाइंड करूंगा। अल्फा बीटा आएगा, +2 करके आंसर दे देना। बहुत आसान है, बहुत आसान आंसर्स। ये भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वापस से नॉट करेक्ट वाला फंडा आ गया, समझ गए? करना लोगों। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा लोग। सर जो आपने क्वेश्चन कराया एक बार वो निकालना। कौन सा क्वेश्चन? जो अभी अभी कराया अभी आपने। ठीक है जी। बोलो जी, क्या दिक्कत है इसमें? सर ऑप्शन लीजिए। सर यहाँ पर जैसे B6 A3 है ना, तो D होता है B/A। A तो मेरा सोल्व करके वहां 0 आ जाएगा, तो 6/0 भी इनफाइनाइट ही नहीं होगा। कौन सा बोल रहे हो बेटा आप लोग? नहीं समझे आप? नहीं सर इसे मैं तो- बी ऑप्शन को देख रहा हूँ ना, जैसे ऐसे होते हैं ना, AD इक्वल टू में B इक्वेशन होती है हाँ, है x ना। इक्वल टू बी। हाँ अब यहाँ पर जैसे x हो जाएगा B/A, A3 पुट करने पर तो हमें 0 मिल रहा है, तो एनीथिंग अपॉन 0 तो इनफाइनाइट ही देता है। नहीं, आप गलत कर रहे हो। मैंने आपको बोल के रखा है बेटा, जैसे ही a 0 हुआ आप एनीथिंग अपॉन 0 सोचोगे ही नहीं, आगे जाना ही नहीं, आपको यहीं पे रुकना है। नहीं समझे? आप Yes, ये sir. बोल रहे हो ना x इक्वल टू बी बाई ए, सोचो सर, आप सोचोगे तब जब a 0 नहीं होगा और a3 पे 0 बन रहा है, तो आपको ये सोचना ही गलत है। आप x इक्वल टू बी से लाने की कोशिश कीजिए। तो जब b Yes, मेरा sir. 0 हो रहा है तो b का वैल्यू 8 आ रहा है। जब b मेरा 0 हो रहा है तो b का वैल्यू 8 आ रहा है। दैट मींस कि अगर मैं a को 3 रखता हूं और b को 8 रखता हूं, तो सर ये भी पार्टी 0 बन रहा है और ये भी पार्टी 0 बन रहा है, तो दोनों साइड ट्रू आ रहा है ना। इसलिए पहला वाला सही था, लेकिन मुझे गलत ढूंढना था, इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिया वाला। समझ गए? मतलब रेस्ट ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, सिर्फ बी गलत था, इसलिए उसको आंसर सही मारा गया, क्योंकि नॉट करेक्ट ही ढूंढना मुझे ड्यूटी था। लॉजिक समझे केशव? Yes, yes, sir. सेकंड स्टेप सोच रहे हैं, आपको वहां पे जाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 0 दे दिया ऑलरेडी। डन बेटा? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए बाय बाय बेटा लोग, थैंक यू, गुड नाइट।
गुड नाइट Bye bye, थैंक यू sir. सर। सर। Bye, आज लगेगा जनता दरबार? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा।